नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उस पर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। सर, जिस तरह से शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है बांग्लादेश के अंदर, क्या शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी वापस? मोदी सरकार क्या वो फैसला लेगी जिसका इंतजार शायद बांग्लादेश के बहुत सारे लोग कर रहे होंगे? अपने आप में बड़ा सवाल तो ये है ही, साथ ही साथ दो देशों के रिश्ते भी इस फैसले पर टिके होंगे। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है संभावित, बताइए। नहीं, अगर शेख हसीना को वापस सुपुर्द करना रहता है बांग्लादेश को, तो भारत बहुत पहले कर चुका रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूजुअली जो भी इस तरीके के लीडर भागे जाते हैं, ये कभी भी इंडिया में मैं तो पहली बार शेख हसीना का ही सुन रहा हूं कि उन्होंने शरण लिया है। नहीं तो आप जितने भी इस तरीके के लीडर्स देखो, ये सब भागते हैं अमेरिका या इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, ये अमेरिका या इंग्लैंड में पनाह लेते हैं। शेख हसीना के बेटे भी मेरे ख्याल से इंग्लैंड में हैं। बेगम खालिदा जिया का भी पूरा परिवार इंग्लैंड में है। हमने देखा कि इसके पहले के भी जो पुराने तानाशाह हुए हैं, जैसे ईदी अमीन जो है, वो युगांडा के तानाशाह थे। ईदी अमीन भाग के कहाँ गए थे? सऊदी अरबिया में गए थे। तो बेसिकली ये जो तानाशाह लोग हैं, आपके ईरान के जो शाह थे, ये भाग के कहाँ गए थे? इन्होंने पनाह ली थी, अमेरिका में पनाह ली थी। आपके इसके पहले भी जो बेनजीर भुट्टो, जब जियाउल हक आए थे और उन्होंने उनके पिता को जो है वो भुट्टो साहब को फांसी दिया था, उस वक्त भी भुट्टो खानदान पूरा भाग के कहाँ गया था? तो इंग्लैंड की तरफ भाग के गया था। तो ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि भाई इंडिया की किसी सरकार ने अपदस्थ हुए किसी लीडर को शरण दी है। ये अपने आप ही में जब लास्ट ईयर हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर में स्टडी किया कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि बांग्लादेश में गौतम अदानी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पावर सप्लाई करते हैं बहुत भारी मात्रा में बांग्लादेश को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्रोजेक्ट मिला, जिसपे बांग्लादेश की बाद की जो सरकार आई, उसने कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए। तो ऐसा लग रहा है कि उस टाइम में जो शेख हसीना ने मदद किया था गौतम अदानी को, भारत सरकार ने वही मदद जो है वो शेख हसीना को बदले में कर दिया। ये मेरा कयास है, मेरा अंदाजा है। ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं बोला नहीं है, ये मैं अपने रीडिंग, अपने रिसर्च के बेसिस पे बता रहा हूं। तो भारत सरकार ने अपने आप में पहली बार कीर्तिमान स्थापित किया है। किसी फॉरेन नेशन के, किसी विदेशी मुल्क के अपदस्थ हुए लीडर को अपने यहां पनाह देगी, और वो भी ऐसा लीडर है जो कि मुसलमान लीडर है। ऐसे तो भारत में इनको मुसलमानों से बहुत तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बांग्लादेश से अपदस्थ हुए मुसलमान महिला को भारत में पनाह देता है। यह अपने आप में मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लगा, क्योंकि इसके पहले तस्लीमा नसरीन जब इंडिया में आके रह रही थी, तो यहां पे इंडिया के कटमुल्लों ने, ऐसा बीजेपी का कहना है कि उन्होंने इतना आतंक मचाया कि तस्लीमा नसरीन को भारत के अंदर में पनाह देना मुश्किल हो गया, और तस्लीमा नसरीन को वापस जो है नॉर्वे या स्वीडन में कहीं जाके वो रहने लगी। अब ये बात तस्लीमा नसरीन पे लागू होती है, तो ये बात शेख हसीना पे कैसे नहीं लागू होती है? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर कब सच बोलते हैं, कब छिपाते हैं, कब गुमराह करते हैं। ये चीजों का समझ में नहीं आता। यदि आप शेख हसीना को इस देश में पनाह दे रहे हो, तो आप तस्लीमा नसरीन को कैसे नहीं पनाह दे सकते थे? वो ये एक समझने वाली बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, श्रीलंका में हुआ इसी तरीके का विध्वंस। तो श्रीलंका में क्या श्रीलंका के लीडर्स ने भारत में पनाह ली थी? वो तो भागे थे मालदीव या कहीं किसी और देश की तरफ भाग गए थे, जो राष्ट्रपति वहां से जो भागे थे। तो ये इंडिया में पहली बार देखने में आया है कि कोई विदेशी मुल्क का अपदस्थ हुआ बड़ा लीडर भारत में पनाह ले रहा है। इसके पहले तक मेरी जानकारी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। यदि वो पनाह ले रहा है तो इसका अर्थ ही है कि वो पूरी तरीके से अश्योर्ड है कि बांग्लादेश में उसको बांग्लादेश के सुपुर्द वापस नहीं किया जाएगा। तो ये कयास लगाना कि शेख हसीना को जो है वो फांसी की सजा हो गई है तो भारत शायद इनको दे सकता है, मुझे नहीं लगता दे सकता है। हाँ, चाइना
या अमेरिका का प्रेशर भारत पे बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बात अलग है, क्योंकि शेख हसीना प्रो इंडिया थी, एंटी चाइना थी, एंटी यूएसए थी, ऐसी बात कही जाती है। तो यदि चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर दबाव बनाए, अभी जो बने हैं वो अमेरिका से भी बहुत प्रभावित है और चाइना से भी बहुत प्रभावित है। अब जो वहां सरकार बनेगी वो प्रो चाइना प्रो अमेरिका रहेगी। तो भारत का कितना उनकी विदेश नीतियों में दखलंदाजी होगा ये आप समझ ही सकते हैं कि जब चाइना आ गया तो हमारे लिए कोई रोल कॉल बचता ही नहीं है। तो शेख हसीना मुझे नहीं लगता कि सुपुर्द की जाएगी। जी अच्छा, शेख हसीना यहाँ पर रहेंगी तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते क्या खराब नहीं होंगे? अब अडानी जी का आपने जिक्र किया ही, तो अडानी जी के प्रोजेक्ट हैं, क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? अपने आप में तो ये भी सवाल है। अदानी जी की तो बैंड बजा दिया था ना बांग्लादेश सरकार ने, $1 बिलियन का उनको जो उन्होंने पावर बांग्लादेश को सप्लाई किया उसका पेमेंट ही नहीं किया। अब उस बिजली पे वहां की बांग्लादेश गवर्नमेंट की सुवेरियन गारंटी है। सुवेरियन गारंटी एक बार मिल जाता है तो सरकार कोई भी आए कोई भी जाए पैसे तो देने पड़ेंगे बांग्लादेश को। पर बांग्लादेश ने अदानी जी को नाको चने चपा दिए, पैसे ही नहीं दे रहा है। तो अदानी जी बड़े तकलीफ में है। अदानी जी ना केवल बांग्लादेश में तकलीफ में है बल्कि कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और वहां की सरकारें जो है अब आके तरेर रही है। तो कई बार ये तकलीफ में है, हमको श्रीलंका में सुनने में आया, हमें कीनिया में सुनने में आया, परंतु ये बातों पे इंडिया में मीडिया में ज्यादा तफ्तीश नहीं की जाती है। जो भी न्यूज आती है वो बेसिकली फॉरेन मीडिया में आती है और वहां से उठा के थोड़ा बहुत छान छान के जो है इंडियन मीडिया में छाप दिया जाता है। तो बांग्लादेश में गौतम अदानी जी को तकलीफ हुई थी, अभी उसमें से कितना पेमेंट हुआ ये पता करना होगा। बीच में इन्होंने पावर सप्लाई बांग्लादेश को रोक दिया था और ऐसा कहा गया था कि जो झारखंड में ये पावर प्लांट बनाया गया था वो पावर प्लांट पावर एसिजेट था, जो सारे नियम कानूनों को ताक पर रख के बनाया गया था। कभी आज तक पावर एसिजेट नहीं हुआ और वो पावर एसिजेट बांग्लादेश को पावर सप्लाई कर रहा था, इंडिया को नहीं कर रहा था। तो अब ये कहा गया कि भाई पावर प्लांट अदानी जी का तैयार है, बांग्लादेश को पावर नहीं दे रहे तो चलो इंडिया को ही पावर दे दो। तो अब बिहार सरकार झारखंड सरकार को शायद ये पावर सप्लाई कर रहे हैं या बांग्लादेश को, पता नहीं क्या है ये गोलमोल जो है, ये थोड़ा सा मेरे को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। परंतु बहुत मतलब जो बांग्लादेश के लिए जो पावर प्लांट बनाया गया था अब वो पावर इंडिया को ये सेल कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ऊंचे रेट्स पे पावर लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको जो है वो पेमेंट भी पहले नहीं किया है। तो बहुत सारे घालमेल सामने, बहुत सारे राज शेख हसीना जानती है। अगर बांग्लादेश के सुपुर्द शेख हसीना को किया गया तो भारत में कई बड़े घोटाले जो है वो भी उजागर हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इस तरीके का जो है वो रिस्क लेगी। जिस शेख हसीना सरकार ने मोदी सरकार का कई बार साथ दिया, मोदी सरकार के मित्रों का साथ दिया है, मुझे लगता नहीं है कि मोदी सरकार जो है उस शेख हसीना को वापस बांग्लादेश के सुपुर्द करेगी। जी मान। अच्छा, शेख हसीना के बाद में जो हमारे और बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं वो थोड़े से डगमगाए जरूर हैं, तो उन रिश्तों को लेकर अब क्या स्थिति है? क्योंकि शेख हसीना काफी वक्त से यहाँ पर रह रही हैं, कब तक वो रहेंगी इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े करते हैं। अब तो जो है फांसी की सजा तक का ऐलान हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि शेख हसीना फिर से बांग्लादेश लौट कर जाए। तो ऐसे में जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं वो क्या और खराब होने की परिस्थिति में आ रहे हैं? जो हमारी डिप्लोमेसी है वो किस तरफ जा रही है बांग्लादेश के मद्देनजर? या फिर और भी पड़ोसी देश है हमारे, श्रीलंका को ले लीजिए या फिर नेपाल के साथ ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं आपके इस सवाल का विस्तृत जवाब दूंगा एक एक कंट्री पकड़ के। हिमांशु जी, भारत के हाथ से सार्क मुल्क निकल गया। जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, इन्होंने सार्क को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि सार्क में जो कंट्रीज हैं एक एक करके सब भारत के प्रभाव से छिटक गई है। विश्व का एकमेव हिंदू मुल्क, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से एंटी इंडिया जो लहर है वो पूरे राष्ट्र में फैल गई है। पहली बार ये लहर का जो है हमने लहर देखी थी जब प्रचंड जो है, जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे नेपाल के 2005-06 में। और उस टाइम में कयास लगाया जा रहा था कि
नेपाल जो है वो भारत के प्रभाव क्षेत्र से निकल के चाइना की गोद में बैठ जाएगा। परंतु मनमोहन सिंह की सरकार की विदेश नीतियां कुछ इतनी बेहतर रही कि प्रचंड जी खुद ही अपदस्थ हो गए, ठीक है, हट गए, उनको हटा दिया गया समय के पहले, जो भी बोल लीजिए आप, और फिर से नेपाल और भारत की नजदीकियां बढ़ी थी, ठीक है। वो बात अलग है कि उसके बाद में नेपाली कांग्रेस के कोइराला जी बने प्राइम मिनिस्टर, पर उसके बाद फिर से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेपाल में आई। जो अभी अपदस्थ हुई सरकार वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की थी, ठीक है। और जो बीच में और कई प्राइम मिनिस्टर बने, वो लोग प्रो रॉयल फैमिली थे, वो रॉयल फैमिली जिनको 1990s में मार दिया गया था, ठीक है। और वहां से नेपाल राजा शासन का समाप्त करके राजतंत्र का समापन करके पूरी तरीके से एक गणतंत्र में परिवर्तित किया गया था। तो वो पार्टी भी प्रो इंडिया थी। पर नेपाल में जो हमने देखा कि प्रो इंडियन पार्टीज ने आके जो करप्शन किया या जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, उससे वहां की जनता में बहुत ज्यादा उन पार्टियों को लेकर आक्रोश था। परंतु गुस्सा इंडिया पे फूट रहा है क्योंकि इंडिया टाइम टू टाइम इन पार्टियों को, इन पार्टी के लीडर्स को सपोर्ट करता आया था। तो नेपाल जो है वो छिटक गया भारत के दायरे से। दूसरा मुल्क सार्क का पाकिस्तान, जो जन्मजात हमारा दुश्मन है, वो हमसे हमेशा खार खाए रहता है, तो आप उसको हटा ही दीजिए, डिस्काउंटेड मान के चलिए। पाकिस्तान जो है वो कभी भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में नहीं रहा। नीचे आ जाइए श्रीलंका। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जो है, वो हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना को 99 ईयर की लीज पे श्रीलंका ने दे दिया है। हमारे जितने भी साउथ के शहर जो हम मानते थे कि सेफ है, बड़े बड़े शहर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, केरल पूरा राज्य, ये पूरा का पूरा अब एक तरीके से चाइना के आप बोल लीजिए फायरिंग रेंज में, फायरिंग लाइन में। इंडिया ने जो भी डेवलपमेंट किया, आपको मालूम है कि सदर्न एरिया में हमारा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सारे हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज से लेके इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज, सब मुख्यतः जो है वो साउथ फोकस्ड है। तो हम्बनटोटा पोर्ट यानी श्रीलंका चाइना की गोद में जा चुका है हम्बनटोटा पोर्ट के माध्यम से, तो वहां पे भी हमें ज्यादा उम्मीद नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका में जो राष्ट्रपति हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को कभी भी 10% से ज्यादा वोट नहीं श्रीलंका में मिलता था, पर आज ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि श्रीलंका के अंदर में प्रो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो है वो शासन कर रहा है। अब आज ये थोड़ा सा ऊपर फिर से वापस बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या हुआ ये तो विस्तृत रूप से मैंने पहले के सवालों में जवाब दिया है। भारत सपोर्ट नहीं करेगा शेख हसीना को, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के संबंध और बिगड़ेंगे बांग्लादेश के साथ में। अब आजा एक मेव मुल्क जो बचता है उत्तर की तरफ में, पूर्व की तरफ में, वो है भूटान। अब भूटान जो है वो हमेशा से प्रो इंडिया रहा है, वो एक मोनार्की रही है। भूटान नरेश के 70th बर्थडे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, हमने थोड़े दिन पहले ही प्रोग्राम इस पे बनाया था। उसका कारण ये था कि अब भारत के पास में एक छोटा सा राष्ट्र भूटान बचा है जो सिक्किम के पास में। भारत चाहता है कि भाई किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के इस रीजन को हम स्टेबल रखें। भूटान कितने दिन तक चाइना के प्रभाव में नहीं आता ये देखने वाली बात होगी। अंतिम राष्ट्र जो मालदीव, जो सार्क का पार्ट था, आपको मालूम है कि 2024 में किस तरीके से भाजपा के आईटी सेल ने मालदीव्स के बारे में गलत गंदा लिखा। नरेंद्र मोदी जी ने खुद लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करने का काम किया, बहुत अच्छी बात है, लक्षद्वीप को आप प्रमोट करो, पर किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर में आप छींटाकशी क्यों कर रहे हो? वहां पे भी जो एयरपोर्ट जो था वो हमारी इंडियन कंपनीज के पास में था, वो भी जीएमआर के पास में, उस कंपनी से भी अभी सुनने में आया कि कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई चीनी कंपनी को दिया जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि सार्क मुल्क जो है वो तो कंप्लीटली हमारे हाथ से जा चुके हैं, ठीक है। अब मजे की बात ये देखिए कि सार्क के अलावा जो इतने 11-12 सालों से रिलेशनशिप नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ में कल्टीवेट कर रहे थे या यूरोपियन नेशन के साथ में कर रहे थे, वो भी खटाई में पड़ गए। खटाई में इसलिए पड़ गए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में हाल फिलहाल में ही बहुत बड़े रेयर अर्थ माइनिंग के, रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले,
और अमेरिका की कंपनीज को माइनिंग के लिए जो है वो पाकिस्तान की कंपनीज ये माइन लीज पे देने वाली है। वहां ऑलरेडी डायमंड की माइनिंग हो रही है। रियो टिंटो बहुत बड़ी कंपनी है जो वहां डायमंड की माइनिंग कर रही है। उसके अलावा आपकी एक और कंपनी है बहुत बड़ी जो यूएसए की, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैकमोहन कुछ तो भी नाम है, फर्स्ट नेम बोलो, फ्रीपोर्ट भी वहां काम कर रही है। बीएचपी बिल्टन भी काम करना चाह रही है। बीएचपी बिल्टन अमेरिकन नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि ये सारी बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज की नजरें जो है वो पाकिस्तान की तरफ चली गई हैं। यूरोपियन कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बना रही है, क्योंकि मुकेश अंबानी को भारी फायदा रशिया से ऑयल सस्ते में खरीद के और यूरोपियन कंट्रीज को वही महंगा ऑयल बेचा गया, जिससे इंडिया के मुकेश अंबानी को बहुत फायदा हुआ है, जिससे यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा नाराज है। और दुख की बात है कि इंडियन मीडिया में इन सब चीजों पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी बड़ी फ्लॉप शो रही है कि आज की डेट में हमारे पास में कोई भी मुल्क जो है वो हमारा एक मित्र राष्ट्र कहलाने वाला बच नहीं गया है। ले देखे कि तालिबान की सरकार और दूसरी इजराइल की सरकार, ये दोनों सरकारें वैसे की वैसी बड़ी, इनको जो है मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। यही दोनों सरकारें जो थी, जब हमने पाकिस्तान के साथ में थोड़े दिनों पहले मई जून में कॉन्फ्लिक्ट किया था, तो सिर्फ हमको इन दो देशों की सरकारों से ही सपोर्ट मिला था। इजराइल गजा फिलिस्तीन के ऊपर में मैंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आज ही अपने चैनल पे अपलोड किया है, करंट अनप्लग बाय राजीव पे, आप जाके उसको देख भी सकते हैं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो विदेश नीति है उसे समझाने के लिए, और बांग्लादेश के साथ शेख हसीना को लेकर जो नया फैसला आया है वो उस पर क्या हो सकता है इसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे जो दर्शक हैं वो इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।